बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एक कॉल से। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की फ़ौज से ये कहा था कि डू नॉट फॉरगेट दैट आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज़ वी द सिविलियंस who decide the issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. एम अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह ने कायद-ए-आज़म ने ये कहा था और ये बात कायद-ए-आज़म ने आर्म फोर्सेस को कही थी कि ये मत भूलो कि फ़ौज अवाम के खादिम है, तुम लोग कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियंस हैं जो इश्यूज़ के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन पर अमल दरामद करो। हम इस सिलसिले में तुम पर भरोसा करते हैं, यानी जो तुम्हें काम दिया जाए उसको फिर तुम पूरा करो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। जो सोच कर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया वैसा पाकिस्तान हमने देखा ही नहीं, और हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हमें कैसा पाकिस्तान बनाना चाहिए था। पाकिस्तान बनाने के पीछे मकसद क्या था? आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, बनाते हैं, किसी चीज़ के लिए जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। तो पाकिस्तान बनाने के पीछे भी तो एक मकसद था। क्या बहैसियत कौम हमने कभी सोचा कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया, इसके पीछे हमारा मकसद क्या था? खैबर पख्तूनख्वा ने यह किया कि कोई 17.5 लाख पौधे लगा दिए यौम आज़ादी पे। ये एक अच्छी बात है, हमें भी ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि ये एक अच्छा काम है जो करना चाहिए। यौम आज़ादी पे नहीं, हर वक्त करना चाहिए, हर मौके पर यह करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना है। लेकिन 14 अगस्त का दिन एक्चुअली किस लिए है? इस दिन हमने एक अलग मुल्क बनाया था, एक ख़ास मकसद के लिए। वो मकसद क्या था वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी बताया कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हमारे ऊपर गुलामी नहीं होगी। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे हम खुद मुख्तार होंगे। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे हमारी मर्जी चलेगी, हकीकी जमहूरियत होगी, लोग हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे। लेकिन क्या हमने अपनी मंजिल की तरफ वो आगे बढ़ने का फैसला किया या हम कुछ आगे बढ़े भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हर साल जब 14 अगस्त आती है तो हम बाजे बजाते हैं, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के उसमें शोर मचाते हैं, हम रैलियां निकालते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में डेक लगा के म्यूज़िक बजाते हैं, बहुत सारे लोग नाच गाना करते हैं। अब तो बड़ा वल्गर किस्म का नाच गाना भी होना शुरू हो गया है, यानी हम फायरिंग करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जश्न आज़ादी पे। इसके लिए हम एक और दिन भी रख सकते हैं, यानी वैसे ही मेरे ख्याल में ये दिन इसके लिए है नहीं। 14 अगस्त एक संजीदा दिन है। इस दिन आपने ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क आपने हासिल किया था पाकिस्तान के नाम से। इस मुल्क को बनाने के पीछे बहुत सारे मकासद थे। हमने ये मुल्क किसी के कब्जे में नहीं देना था, ये पाकिस्तान की अवाम का मुल्क था, ये अवाम के कंट्रोल में रहना था। ये किसी एक टोले के, किसी एक जत्थे के या सरकारी मुलाजिमीन के कब्जे में नहीं जाना था। एक कंपनी की तरह इस मुल्क को नहीं चलाना था। इस मुल्क ने अवाम की उमंगों के मुताबिक चलना था। क्या वो सारा कुछ हो रहा है? क्या इस मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ये खत्म हो गई है? क्या इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी खत्म हो गई है? इंसानियत की पामालियां बंद हो गई हैं? क्या इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो गई है? हजारों मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब भी कभी यौम आज़ादी आता है तो हम शोर मचाते हैं सिर्फ। और यह सिलसिला शुरू किया था ज़िया-उल हक ने। याद रखिएगा, ज़िया-उल हक के दौर से पहले कभी भी इस तरह बाजे गाजे नहीं बजते थे। ज़िया-उल हक के दौर से पहले इस तरह का शोर शराबा नहीं होता था 14 अगस्त पे। ज़िया-उल हक ने यह शोर शराबा शुरू करवाया और इसकी सरकारी सरपरस्ती की। उसकी वजह यह थी कि वो नहीं चाहता था कि लोग संजीदगी से गौर करें कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया या पाकिस्तान बनाने के जो मकासद हैं उनके ऊपर कोई बात भी करे। आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके हवारी जो हैं वो यही चाहते हैं कि शोर शराबा चलता रहे, रोला पड़ा रहे और कोई आदमी गौर ही ना करे कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। जो असल वजह थी उसके ऊपर कोई बंदा सोचे ही ना कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी सारी कुर्बानियां किस लिए दी, वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम इतना शोर बजाएंगे, इतने बाजे बजाएंगे, इतने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालेंगे, इतना म्यूजिक चलाएंगे और इतनी आतिशबाजी और फायरिंग करेंगे कि किसी को समझ ही नहीं आएगी कि असल मकसद क्या था और आज के दिन में हमें क्या बात सोचनी है। ये बाजे के लिए ना एक अलग दिन रखना चाहिए। एक ऐसा दिन मुंतखब किया जाए जब सारी कौम को इजाजत हो, बाजे बजाएं, रैलियां निकालें, शोर मचाएं, एक रोला डे पाकिस्तान में रख लेंगे। जितना आपने एंजॉय करना है आप करें, लेकिन ये दिन खास दिन है।
इस दिन कम से कम गौर करें कि आपके साथ हुआ क्या। कितना बड़ा मजाक आपके साथ किया गया कि जिन जिन मकासद के लिए आपने मुल्क बनाया था उन तमाम मकासद को पसे पुश्त डाल दिया गया और हम अपने मकसद से बहुत दूर निकल आए। ये तो नाज़रीन कायद-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट था जिससे मैंने अपने वीलॉग का आगाज किया। आज मैं आपको एक बयान बताता हूं, ये बयान आप गौर से सुनिए। ये सरदार अमान खान ने स्टेटमेंट दिया आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर। सामने खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तलबा भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए। वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, BBC समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए सत्य में आई और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला है जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है, लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने। कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, और ये उसकी छाँव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा, और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है, और ये उसने अपने बहुत सारे वफादारों के साथ किया। तो आपके साथ क्यों मुख्तलिफ होगा? सबके साथ वही कुछ हुआ जो आपके साथ होगा। तो नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तवज्जो किस तरफ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तवज्जो ये इस तरफ नहीं है कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान का पानी छुड़वाना है, नहीं। तवज्जो है कि PTI को कैसे तोड़ना है। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक फाउंडर्स ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया गया, खबरें भी चलवा दी गई। फाउंडर्स ग्रुप बना रहे हैं जनाब कि गैर नजरियाती जो तसल्लुत कायम हो गया है गैर नजरियाती लोगों का, उसको ख़त्म करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। फिर आते ही जो है तहरीक इंसाफ फाउंडर्स ग्रुप ने 9 मई की मजम्मत भी कर दी और ये भी कह दिया कि शोहदा हमारा फ़ख्र है, वो तो पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम फाउंडर्स ग्रुप हैं, यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। तो मैं ज़रा क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो बुनियादी तौर पर शुरू में कौन कौन से बंदे थे? नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 नईमुल हक, नंबर 3 एहसन रशीद मरहूम, नंबर 4 हफीज़ खान, नंबर 5 मवाहिद हुसैन शाह, नंबर 6 नौशेरवान बरकी और नंबर 7 महमूद ऐवान। ये 7 लोग थे जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। फिर आने वाले सालों में बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए, कई लोग छोड़ गए, कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। और ये बात डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कैटेगोरिकली अपने एक स्टेटमेंट के अंदर लिख कर रख छोड़ी कि ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, और ये इमरान खान साहब ने इंफॉर्मेशन दी थी। नाज़रीन, 4 वफाकी वुज़रा को निशान इम्तियाज देने का फैसला किया गया है, और ताहिर अशरफी को, तो ताहिर अशरफी का तो बनता है ना। ताहिर अशरफी ने जितनी खिदमात सर अंजाम दे दी हैं, जितनी मौलाना ताहिर अशरफी ने गालियाँ खा ली पाकिस्तानियों से, चलो एक आधा निशान इम्तियाज या कोई ना कोई तमगा तो दे देना चाहिए बेचारे को। लेकिन आप बाकी लोगों को किस चक्कर में तमगा दे रहे हैं? ताहिर अशरफी का तो चलो बनता है ना कि बहुत बेचारे ने कुर्बानी दी है, बहुत ज़्यादा। यानी जितना ताहिर अशरफी साहब ने पॉलिश की है और जितना ताहिर अशरफी साहब ने गेम चुक के रखी है ना,
उतनी तो किसी ने नहीं भी की। तो बाकी एक तो मोहसिन नकवी को दे रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले तक मोहसिन नकवी के बारे में वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि इसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है। इसके बारे में बता रहे थे कि वजारत दाखिला में इसने बहुत गंद मारा हुआ और मोहसिन नकवी ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, किसी एक नुक्ते के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं करवा पाया, ये वज़ीर दिफा कह रहा था। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिल रहा है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, निशान इम्तियाज़ मिल रहा है। वज़ीर दाखिला पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। तूलो अर्ज के अंदर एक SHO की मारते दहशतगर्द। आज बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है कई इलाकों में, लेकिन ये वज़ीर दाखिला और इसको निशान इम्तियाज़ देने का फैसला किया जा रहा है। बात सिर्फ वही है, जो फील्ड मार्शल की खिदमत करेगा उसको निशान इम्तियाज़ भी मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। हो सकता है उसको उठा के कल को निशान हैदर भी दे दें। तो इसहाक डार जिसका किया कराया कौम आज तक भुगत रही है। इसहाक डार जिसने गलत अदाद शुमार दिए, पाकिस्तान को जुर्माना भी करवा दिया। इसहाक डार जिसने मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। इसहाक डार जिसके बारे में जनरल बाजवा सहाफ़ियों को कहता था कि इस आदमी ने वो गड़े खोदे हैं कि पाकिस्तान 3 साल तक अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। आज उस इसहाक डार को जिसने पाकिस्तान की मईशत की तबाही में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, उसे अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज़। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना है। देखें इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। मईशत का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई। गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हर चीज में सब कुछ खराब करने वाले आदमी को, मोहम्मद औरंगजेब को, इसको भी निशान इम्तियाज़। चौथा अहद चीमा है। शहबाज शरीफ कहते रहे जलसों में मेरा छोटा भाई है। ये करप्शन में गिरफ्तार भी हो चुका माजी में, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त ISI ने इसको उठा के अहद चीमा को अंदर डाल दिया हो। इसने वैसी करप्शन ना की हो जैसी ISI ने इस पर डाल दूंगा। जब भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई हो जाती है ना ISI की, तो वो उनके बंदे उठा उठा के जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा हुआ था कि अहद चीमा मेरा छोटा भाई है। तो उस दौर में इसकी जेल बनती थी और इस दौर में इसका तमगा बनता है। तो इसको भी जनाब एक तमगा इम्तियाज़ जो है निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं, साफियों को मिल रहे हैं। इसमें साले जाफर एक बहुत बड़ा नाम है। साले जाफर की बहुत सारी खबरें बड़ी मशहूर हुई, बड़ी कमाल। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिसके साथ ताल्लुक ठीक हो वहां ये गेम चुक के रखते हैं। साले जाफर की ये खूबी है। जब नवाज शरीफ वगैरह बेचारे पकड़े गए थे ना, तो उनके कमरों से जिनसी अद्वियात और गंदी फिल्में और पता नहीं क्या कुछ साले जाफर ने निकाल लिया और उसकी एक खबर भी बना के चला दी। जंग अखबार के अंदर आज तक छपी हुई है, सामने मेरे पड़ी हुई है। ये देखें, ये खबर है। नवाज शरीफ अटक जेल मुंतकिल, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो फिल्में और जिनसी अशिया बरामद हो गई हैं और जनाब अटक किले में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे बाद मामलात के बारे में पूछताछ किए जाने का इम्कान है। जंग को पता चला है कि वज़ीर आज़म से अहम मामलात के बारे में जो है वो बातचीत होगी और साथ उन्होंने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंक्लूजर मखसूस था जिसके एक हिस्से को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर भी इस्तेमाल करते थे। शहबाज शरीफ की ख्वाबगाह से जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल में आने वाली अद्वियात मिली थीं। पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बकवास। लेकिन यहाँ ये बंदा जो है ना, इसने ये खबर भी दी हुई थी एक और, इसी ने साले जाफर ने खबर दी जी कि नून लीग ने 7 ट्रक भर के जो असला है वो फौज के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रोवाइड किया, अपने कारकुनों को 7 ट्रक भर के असला प्रोवाइड किया नून लीग ने अपने कारकुनों को और उनकी ट्रेनिंग करवाई कबायली इलाकों से और वो फौज को मारेंगे। ये खबर भी साले जाफर ने दी हुई थी। फिर मरियम नवाज के पीले रंग की कपड़ों की खबर भी साले जाफर ने दी थी। एक दफ़ा नवाज शरीफ जो है वो उधर किसी मुल्क में गए सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ साले जाफर ने खबर दी कि उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके वज़ीर आज़म तो रहमत हैं, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि उधर होती रहती है हल्की हल्की बारिश, तो वहाँ मौसम अच्छा है, उन मुल्कों का ठंडे मुल्क है, वहाँ पे चलता रहता है, लेकिन वहाँ जाके भी गेम चुक दी थी। तो जब भी कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी के भी साथ होती है ना, ये उसके साथ मिल जाते हैं। तो साले जाफर का बनता है जनाब, उनको भी अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज़। और भी बहुत सारे सहाफ़ियाँ ऐसे ही मिलते जुलते ही हैं, इसी तरह के करैक्टरों को नवाजा। इन निशानों को बेड़ा गर्क कर दिया। कल को किसी इज्जतदार आदमी को कहेंगे ना आप ये निशान इम्तियाज़ ले लें, वो हाथ जोड़ के कहेगा यार बड़ी मेहरबानी है आपकी, जिनको आपने बांट दिया हुआ ना काफ़ी है। यानी इस दौर में जितनी बेतौकीरी की गई है कौमी अवार्ड्स की, एक इनका रुतबा होता था कि भाई ये निशान इम्तियाज़ है, ये जनाब इसको फलाना अवार्ड मिला हुआ है, इसको तमगा उसने कारकर्दगी मिला हुआ है। वो बड़ा लोग फ़ख्र करते थे, अपने दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट के ऊपर लगा कर रखते थे और हम उन लोगों को बड़े फ़ख्र से देखते थे। हम हैरान होकर देखते थे कि यार देखो उन्होंने कितनी खिदमत सर अंजाम दी हैं,
किसी इलाके में अगर कोई एक आदमी होता था इस तरह का तो उसको बड़ा ऑनर मिलता था पूरे इलाके के अंदर, कि इन अवार्ड्स की बड़ी वुक्कत होती थी। अब इनकी बेतौकीरी हो गई है। अब तो ये पता नहीं किसी को भी देंगे, शायद मुस्तकबिल में कोई लोग इनकार ही कर दें कि भाई हम तो ये नहीं लेते, आपने इनको इतना बेतौकीर कर दिया है। और बेतौकीर तो हर चीज़ को किया है, सबसे ज़्यादा तो आवाम को ही बेतौकीर कर दिया। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये कैसर अहमद शेख साहब हैं, नून लीग के MNA, इन्होंने 5 लीटर पेट्रोल जो है वो मुफ्त देने का फैसला किया। ये कोई 1500-1600 रुपये का बनता है पेट्रोल। ये 5 लीटर पेट्रोल इन्होंने कहा मैं मुफ्त में दूंगा जश्न आज़ादी के दिन। हज़ारों लोग लाइनों में लगे हुए थे, लोग रात के वक्त आके कतारों में खड़े हो गए थे। सुबह जब मुफ्त में पेट्रोल मिलेगा तो हम पेट्रोल लेकर जाएंगे। ये कौम की हालत कर दी इन्होंने 5 लीटर पेट्रोल के लिए। यहाँ पे आप बरतानिया में ऐलान करें ना कि 5 लीटर क्या आप करें 20 लीटर पेट्रोल मिल रहा है आपको, सुबह 4 बंदे मुश्किल से मिलेंगे जो लाइन में लगे हुए होंगे। यानी इधर वो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कौम की इतनी बेतौकीरी की है, इतनी गुर्बत फैला दी, इतना बेड़ा गर्क किया कौम का। और हालात क्या कर दिए ये आप देखें ना, पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। ये शहबाज राणा साहब का क्रेडिट है क्योंकि ये डाटा उन्होंने निकाला, सरकारी डाटा है, कोई भी निकाल सकता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये खबर दी थी। टोटल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वो 100 ट्रिलियन का कर्जा है, जो पहली दफा तारीख में हुआ। 100 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। आप अंदाजा करें 100 ट्रिलियन का। आपको पता है पाकिस्तान की फौज का बजट कितना है? 3 ट्रिलियन। यानी फौज का 33 साल का जो बजट है ना, 33 साल तक फौज जितना पैसा खर्च करती है उतना पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया। 3 ट्रिलियन का पाकिस्तान की फौज का बजट है, और सबसे बड़ा बजट पाकिस्तान में फौज का ही है। फौज ही एक ऐसा इदारा है जिसका बजट सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, बाकी सारे इदारों का बजट पाकिस्तान की फौज से कम है। तो 3 ट्रिलियन का बजट पाकिस्तान की फौज का है, और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त कर्जा चढ़ गया है वो 100 ट्रिलियन का है, और इसके ऊपर जो सूद हमने अदा करना है सालाना वो 12 ट्रिलियन का सूद है। 12 ट्रिलियन का सूद, 12 ट्रिलियन। यानी जितना आपकी फौज का बजट है एक साल का, उससे 4 गुना आपका हर साल जाता है सूद के अंदर जो आपको देना है। तो ये पाकिस्तान के कर्जों की इन्होंने हालत कर दी है कि 12 ट्रिलियन आपको सिर्फ हर साल सूद की मद में अदा करने पड़ते हैं। नादरीन, जी आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ी अजीब और गरीब बात की है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद जो हैं वो जंग लड़ने गए थे कश्मीर में, और कश्मीर के जहाद में उन्होंने हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से ड्यूरेंट लाइन हासिल हो गई। ये मुझे साइंस ही नहीं समझ आई। आसिफ अली जरदारी कहते हैं जी मेरे अब्बा जंग लड़ने गए थे, कश्मीर के जहाद में हिस्सा लेने गए थे। हालांकि तारीख की किताबों में कहीं ये मिलता नहीं है, इससे पहले इन्होंने कभी बताया भी नहीं है। ये अब हम पे इंकशाफ हो रहा है कि इनके वालिद साहब जहाद भी करने गए थे और कोई कश्मीर के जहाद के अंदर हिस्सा भी लिया था, पता नहीं कैसे लिया था, लेकिन वो कहते हैं, अब तो चले मान लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे अब्बा हुजूर लड़ रहे थे कश्मीर के जहाद में और हमें मिल गई थी ड्यूरेंट लाइन। उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से, ड्यूरेंट लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है। ये पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है वो तो इंडिया के साथ है, और वहां पे ड्यूरेंट लाइन नहीं है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे वर्किंग बाउंड्री है, और वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये 3 चीजें सदर पाकिस्तान को इस बात का नहीं पता, आपने उठा के सदर बना दिया उसको जाली फार्म 47 के ऊपर। 3 किस्म की बाउंड्रीज आपकी इंडिया के साथ लगती हैं, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक आपका लगता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ड्यूरेंट लाइन है आपकी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद है। तो आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद लड़ते रहे उधर मशरकी सरहदों पे, और ड्यूरेंट लाइन बन गई मगरबी सरहदों पे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी में तकरीर करते हुए दोनों को जोड़ दिया। मैं तो हैरान होता हूं, और सुनने वाले उसके बाद तालियां बजा रहे थे, फील्ड मार्शल की मौजूदगी में सारे वहां पे तालियां बजा रहे थे। एक दूसरे, इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी, कि तू मेरी तारीफें कर मैं तेरी तारीफें करता हूं। एक दूसरे की इन्होंने फुल गेम उठाई हुई है। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाली जो जज साहबा मुसर्रत हलाली साहबा, अवामी रिएक्शन उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो लोगों ने रिएक्शन दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में लोगों ने काफ़ी तज़हीक आमेज गुफ्तगू की है, अब वो अपने किरदार की खुद ही तारीफें करना शुरू होगी। मेरा किरदार उस कोर्ट में देखें, मेरा किरदार वहाँ पे देखें, जजों के फैसले बोलते हैं। अगर आपने अच्छे फैसले किए होते, अपने फैसलों में इंसाफ किया होता और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से बाहर फैसले किए होते, तो आपको अपनी सफाइयाँ ना देनी पड़ती। पाकिस्तानी आपका इकबाल बुलंद करते, पाकिस्तानी आपकी खुद तारीफ करते, लेकिन आपके फैसले जो है वो अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ना पाकिस्तानी आपका पीछा छोड़ेंगे।
यानी आप जब बैठे होते हैं ना कुर्सी के ऊपर, गद्दी के ऊपर, तो आपको बाहर दिखाई नहीं देता, आपको लगता है मसला ही कोई नहीं है, आपकी गेम चुक के रखी होती है अगलों ने। लेकिन जब आप कुर्सी से नीचे उतरते हैं, जब लोगों की ज़बानें खुलती हैं, जब लोग आपको बताते हैं कि आपने क्या किया उनके साथ, तो फिर आप पछता रहे होते हैं, लेकिन आपके पास रास्ता कोई नहीं होता। तो यही हुआ मुसरत हलाली साहबा के साथ। इन्होंने बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान के साथ, बड़ा जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। ऐसे घटिया फैसले इन्होंने दिए और दबाव के अंदर फैसले दिए, ऐसी नाइंसाफियां इन्होंने की हैं कि ये लोग तारीख में निशाने इबरत बनेंगे, तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। ये खातून है इसलिए इनका बहुत लिहाज किया जा रहा है, लेकिन याद रखें वो तमाम जज साहबान जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती की है और इस जबर का हिस्सा बने हैं, बचेंगे वो भी नहीं। हर आदमी को निशाने इबरत बनाया जाएगा, कोई तारीख के हाथों बनेगा, कोई अवाम के जुमलों के हाथों बनेगा। लोग नहीं छोड़ेंगे, इनकी औलादें बता नहीं पाएंगी कि ये हमारे बुजुर्ग थे, ये बता नहीं पाएंगी इनकी औलादें कि हमारी इनसे कोई रिश्तेदारी है, या हम इन्हें जानते हैं, या ये हमारी मोहल्लेदार हैं, या हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक है। चक्कर ही कोई नहीं। ये लोग रोएंगे सर पकड़ के कि इन्होंने किया क्या। पूरी कौम एक तरफ खड़ी है और ये अलग तरफ खड़े हुए सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की सफ के अंदर। नादरीन, आखिरी खबर मैं आपको दूं कि जो मोहम्मद हुसैन जिन्हें मारा गया रावलपिंडी में, जिनके बारे में क्लेम किया गया कि ये GHQ के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा लहराने आ रहा था 30 बोर का एक पिस्तौल लेकर, और फिर इसे कत्ल कर दिया गया। अब उसकी मैयत अभी तक वापस नहीं की गई। 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन शुरू हो गया, उसकी मैयत वापस नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा कोशिश की है उसकी फैमिली ने, वहाँ के लोगों ने, हत्ता कि सूबाई हुकूमत ने भी, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक वापस नहीं मिली, और ना ही इस केस से जुड़े हुए सबूत अभी तक मंजर आम पे लाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।